हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, मेंशन वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। अलग अलग जो एक्ट्स हैं जो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं उनको मेंशन करना सबसे पहला चैप्टर है। उसमें 2-3 चीज़ें पूछी हैं, उनमें से एक टॉपिक ये भी है। ठीक है, तो ये कई सारे एक्ट्स हैं, मैंने 10 यहाँ पे जमा कर दिए हैं। इनको एक आध बार पढ़ लीजिएगा और कई सारे तो आपको पहले से याद भी होंगे। ठीक है ना, जैसे कि फार्मेसी एक्ट हो गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, इनके सन जो है इसको भी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट हो गया 1955, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 हो गया, पॉइजन एक्ट हो गया, FSSAI एक्ट और उसके रूल्स हो गए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हो गया। ठीक है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये 10 एक्ट यहाँ पे हैं, आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाना चाहिए। कई सारे तो आपको पहले से याद होंगे, सिर्फ आपको अपने दिमाग में उनको बैठाना है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। जो फार्मेसी एक्ट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों इसको बनाया गया था, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले एक्ट से ना कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, और ये भी याद रखिएगा कब आया था। ये 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट लाया गया था। अब इसको क्यों बनाया गया, टू रेगुलेट प्रोफेशन, यहाँ पे फार्मेसी लगा लीजिए, छूट गया, टू रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्मेसी प्रैक्टिस इन ए बेटर वे और इन अ गुड वे। ठीक है, या एफिशिएंटली भी कर सकते हैं आप। तो जो फार्मेसी प्रोफेशन है और जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं जो फार्मेसी की पढ़ाई है उसको और जो फार्मेसी से रिलेटेड काम है उसको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट को लाया गया। और क्या था इसका दूसरा मकसद, दूसरा एम क्या है, वो है जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसके स्टेटस को, उसके मेयार को, उसके थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। ठीक है ना। तीसरा है, टू कंडक्ट फार्मेसी एजुकेशन एट स्टैंडर्ड लेवल इन इंडिया, और इंडिया के अंदर जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको स्टैंडर्ड लेवल पे कंडक्ट किया जाए, उसको स्टैंडर्ड लेवल पे लाया जाए। और क्या था, इसको इसलिए लाया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। PCI को बनाने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। इसके अंदर प्रावधान है कि PCI का गठन हो, बनाया जाए उसको। ठीक है, उसका बनाने का क्या तरीका है वो सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और क्या, टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी, और इसका एक मकसद ये भी था कि जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जहाँ पे फार्मेसी के लाइन की पढ़ाइयाँ होती हैं उन कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट किया जाए। अब वहाँ पे एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, और क्या कहते हैं वहाँ पे कौन सी किताबें पढ़ाई जाएंगी, उनका सिलेबस क्या होगा, कौन सा टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारा कुछ रेगुलेट करने का काम। ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है, कोई कॉलेज बनाने जा रहा है तो उसको अप्रूवल देना है, वहाँ पे देखना है कि फैसिलिटी है या नहीं है। तो समझ रहे हैं ना, पढ़ाई से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, कोई इशू आता है तो उसको सुनना। ठीक है, और कोई कॉलेज पढ़ा नहीं रहा ढंग से, गलत तरीके से लेके जा रहा है तो उसका अप्रूवल जो है उसको छीन लेना वापस, ये सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए भी इस एक्ट को बनाया गया। अब ये फंक्शन किसके किसके हैं वो सब आगे आप पढ़ेंगे। और क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और क्या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना। पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, जो चाहता था दवा बेचने लग जाता था, तो उसको भी खत्म करना। तो ऑब्जेक्टिव्स थे, और भी इसमें ऑब्जेक्टिव्स आप जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो फंक्शन है, अगर सिर्फ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स का पूछता है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो फंक्शन है उनको भी इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। अगर ये मतलब आपने से पूरा प्रोविजन पढ़ा हो, चैप्टर पढ़े हो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप पहले से पढ़ के नहीं जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरी किताबें ढंग से पढ़ ली, लेकिन इस टाइप से अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उसकी तैयारी नहीं की, तो आप उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ये क्या पूछ रहा है, गिव द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फार्मेसी एक्ट। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया 50 पेज का, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हो तो कभी आपने पढ़ा नहीं, उसकी तैयारी नहीं की, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है, मैंने देखे हैं कई सारे स्टेट में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप ना पूछे बात अलग है,
लेकिन पूछ लेता कई बार। तो यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट, जो काफी अहम है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको हमने यहाँ पे लिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर एक प्रावधान, एक प्रोविजन ये है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, यानी उसको बनाया जाए। दूसरा क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और इसमें यह भी कहा गया है कि एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए। अब इनके क्या अलग अलग काम है वो भी सब इस एक्ट के अंदर बताया गया है। और क्या, रजिस्ट्रेशन और फार्मासिस्ट, इसमें एक प्रोविजन है, एक प्रावधान ये है कि अब फार्मेसी प्रोफेशन में जो जाना चाहता है, अब जो फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है फार्मासिस्ट, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, ठीक है। ऐसे क्या, फार्मेसी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फार्मेसी एजुकेशन को कैसे कंडक्ट किया जाए, उसकी क्या ट्रेनिंग की सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ये सारी जो चीजें हैं, और फार्मेसी के अंदर कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कब उनके एग्जाम होंगे, और अगर कोई फार्मेसी कॉलेज बनाना चाहता है तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, और उनके लिए पूरी जो गाइडलाइंस है, ठीक है, और वार्निंग देना, उनको समझाना, एग्जाम वगैरह कराना, तो ये सारे प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं। ऐसे क्या, कंट्रोल ओवर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये बातें मैं बता चुका हूं कि जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन उनको कंट्रोल करना। और या तो कोड ऑफ एथिक्स, यानी जो एक फार्मासिस्ट है तो उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लीगल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसके ऑब्लिगेशन है, क्या उसके ऊपर फर्ज है कि आपको ये करना है या नहीं, ये नहीं करना है, तो सारी चीजें भी इसके अंदर बताया गया है। जैसे क्या, इंस्पेक्शन एंड लाइसेंसिंग फार्मेसीज, और जो फार्मेसी हैं उनका इंस्पेक्शन करना और उनको लाइसेंस के जरिए से खोलने की परमिशन देना, ठीक है। और इंस्पेक्शन यानी कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जाके उसको चेक कर सकता है कि यहाँ पे जो दवाएं हैं वो क्या है, गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है, स्टोरेज कंडीशन है वहां पे कि नहीं है, या कोई गलत कारोबार तो नहीं हो रहा है, ये जो दवाएं बेच रहे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं प्रिस्क्रिप्शन पे बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या है बताई गई हैं। तो ये इसके कुछ क्या है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंशन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी फॉर्मेशन एंड फंक्शन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है और उसमें आपको मेंशन करना है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसको बनाया जाता है और इसके क्या फंक्शन है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आप तो समझ ही गए होंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये समझिए एक इंडिया के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, या आप ये समझिए कि ये कुछ अथॉरिटीज होती हैं, भी कह सकते हैं कि सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी होती है फार्मेसी प्रोफेशन के लिए इंडिया के अंदर। यानी इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन चलते हैं तो उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, सेंट्रल लेवल पे पाए जाने वाली जो अथॉरिटी है वो होती है पीसीआई। और इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, हमारा फार्मेसी एक्ट है उसके अंदर इसके लिए प्रोविजंस है, प्रावधान है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, ठीक। अब जो पीसीआई है इसके बहुत सारे फंक्शन है, वो आगे आप पढ़ने वाले हैं। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, रेगुलेट करना, गवर्न करना, डेवलप करना फार्मेसी एजुकेशन को और उसके प्रैक्टिस को, उसको अच्छे से चलाना, और जो भी गड़बड़ी वगैरह हो रही है उसको रोकना, ये सारे काम होते हैं इसके, ठीक है। और एक बात और इसके बारे में कि इसको हर 5 साल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी जो मेंबर है ऐसा नहीं कि वो परमानेंट है, बल्कि हर 5 साल के बाद इसको दोबारा से गठन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब हो सकता है कि जो लोग पहले इसमें थे दोबारा उनको सिलेक्ट करके भेजा जाए, ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आ गए तो हमेशा रहेंगे। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें 3 तरीके के मेंबर होते हैं। एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर, दूसरा होता है इलेक्टेड मेंबर, और तीसरा होता है एक्स ऑफिशियल मेंबर। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछे ना तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो कौन नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि सिलेक्शन वगैरह नहीं करना। मान लीजिए गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने क्या किया, अपने लोगों में से, अब उसको चाहे उसके विधायक हो कोई भी हो, उन्हें उसको लगा कि ये लोग क्या है हमारे अच्छे आदमी हैं, ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये काम कर सकते हैं, तो 6 लोगों को चुना और कहा कि ये रहेंगे हमारे। अब क्या कहते हैं, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, तो उसने क्या, उसको वो 6 लोगों को सिलेक्ट करके लाती है अपने लोगों में से, अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेज में से, और कहती है कि ये 6 लोग रहेंगे हमारे लोग इनको, ठीक। क्या कहते हैं, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है तो वहां से एक एक बंदे आ जाते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड में और इलेक्टेड में फर्क क्या है, नॉमिनेटेड में ये कि सरकार जिसको चाहती है उठा के दे देती है, और इलेक्टेड ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई कमेटी है उसमें 10 लोग हैं, तो उनमें अब 10 लोगों में सिलेक्शन होता है, मान लीजिए चुनाव होता है और उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है, तो वो होता है इलेक्टेड मेंबर, ठीक। इसलिए बोलते हैं इलेक्शन होता है ना, तो उससे इलेक्टेड बना है।
और एक होता है एक्स ऑफिशियल मेंबर। एक्स ऑफिशियल मेंबर का मतलब ये होता है कुछ पोस्ट हैं कि उनके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, वो उस पोस्ट पे थे लेकिन अब नहीं है तो उनको लिया जाता है, ठीक है ना। जो उस पोस्ट पे पहले रह चुके हैं, एक्स एक्स मतलब ये कि जो पहले वहां पे रह चुका और अब नहीं है तो उन लोगों को लिया जाता है। अब ये देख लीजिए कितने कितने लोग कहां से होते हैं। तो जो यूजीसी है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो 6 लोगों को नॉमिनेट करके भेजती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 लोगों को भेजती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हर स्टेट से क्या है एक बंदा आता है। ऐसे क्या कहते हैं जो यूजीसी ग्रांट कमीशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और क्या कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर होते हैं कुछ, तो जो क्या कहते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहां से क्या कहते हैं 24 इलेक्टेड मेंबर आते हैं। ऐसे क्या कहते हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका एक आदमी होता है। और क्या कहते हैं 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, और एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। तो ये इतने मेंबर होते हैं, तकरीबन 79 मेंबर हो जाते हैं। ये इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूट अब ये इनका इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इनके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, अगर आप पढ़ना चाहें तो। अब पीसीआई का फंक्शन क्या है, तो ये एजुकेशनल पैटर्न को डिजाइन करते हैं। जैसे कि अभी पहले क्या कहते हैं एग्जाम का पैटर्न अलग था और जो सिलेबस अलग था उसको पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये सारा काम किसका होता है, ये होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन है वो मतलब अब ऐसे क्या कहते हैं कोई आदमी वो कॉलेज खोलना चाहता है, फार्मेसी कॉलेज अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, उसको अप्रूवल देने का काम कौन करता है, पीसीआई, ठीक है। ऐसे अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उस इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल को छीनने का काम भी किसका है, पीसीआई का है, ठीक है। ऐसे कोई बाहर से पढ़ के आया है, ठीक है ना, और उसकी पढ़ाई ऐसी है जो मान लीजिए डिप्लोमा के इक्वल है या क्या कहते हैं बैचलर डिग्री के इक्वल है, तो उसको रिकॉग्निशन करना, उसको अप्रूवल देना, तो वो भी कौन करता है, पीसीआई का काम होता है। ऐसे ही कहते हैं फार्मेसी जो फार्मासिस्ट है उनका रजिस्ट्रेशन करना, ये भी पीसीआई का काम होता है। सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना, ऐसे क्या आगे और क्या कहते हैं सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना फार्मासिस्ट के, वो भी इसका काम होता है। एजुकेशन को पूरा रेगुलेट करना ये इसका काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला क्या है फॉर प्रिवेंटिंग सब स्टैंडर्ड यानी लो क्वालिटी ड्रग, यानी दवाओं को क्या है लो क्वालिटी में ना बनाया जाए, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया, यानी दवाओं को क्या है अच्छी क्वालिटी में बनाया जाए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड को और हाई से हाई किया जाए, उसको प्रोमोट किया जाए। और क्या था इसका कंट्रोलिंग द इंपोर्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स बाय लाइसेंसिंग, और फिर लाइसेंसिंग सिस्टम लाके जो भी दवाएं हैं उसको बेचना, मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सारे कामों को क्या है लाइसेंस के थ्रू रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी इस एक्ट को बनाया गया। और क्या इंश्योरिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन नहीं है एंड है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एंड है, एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इज डन बाय द क्वालिफाइड पर्सन ओनली। और इस बात को इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि ये सारे जो काम हैं उसको हर कोई नहीं करेगा बल्कि क्वालिफाइड लोग करेंगे, जो उसके काबिल हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन ले रखी है वही करेंगे। और क्या फॉर एस्टेब्लिशिंग द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी फॉर एलोपैथिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ऐसे ही जो ये बोर्ड्स हैं इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में भी आप पढ़ेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेंशन क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग का क्या मतलब होता है वो बताइए, और वो कौन से क्लासेस हैं यानी कौन कौन सी टाइप की दवाएं हैं जिसको, दवाएं या कॉस्मेटिक्स हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है इंपोर्ट से, यानी कोई बाहर से उनको इंडिया के अंदर नहीं मंगा सकता है। तो इंपोर्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, यानी कोई भी सामान, कोई दवा, कोई गुड या कोई सर्विस बाहर से इंडिया के अंदर लेके आना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। अपने इंडिया इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में लेके जाना उसको इंपोर्ट बोलते हैं। अब ये कौन कौन से टाइप की दवाएं हैं जिनको रोका गया है, तो एनी ड्रग और कॉस्मेटिक ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको नहीं लाएंगे आप। मिस ब्रांडेड और स्पोरियस और एडल्ट्रेटेड ड्रग,
ठीक है। तो जो मिस ब्रांडेड ड्रग है या अडल्टरेटेड है या क्या कहते हैं स्पोरियस है, खराब क्वालिटी की है, तो उसको नहीं लेके आएंगे। अब ये सब क्या इनकी डेफिनेशन मैंने आगे डाल रखी है, ठीक। अब यहाँ पे दो चीजें, तो क्या कहते हैं चाहे वो ड्रग हो चाहे वो कॉस्मेटिक हो, अगर वो क्या कहते हैं मिस ब्रांडेड है, स्प्यूरियस क्वालिटी की है, अडल्टरेटेड है, तो उसको नहीं लाएंगे। और क्या एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच रिक्वायर ए लाइसेंस फॉर इंपोर्ट, ऐसे कोई भी दवा जिसको लाने के लिए इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, तो बिना लाइसेंस के उनको उन दवाओं को उन चीजों को आप इंडिया के अंदर नहीं ला सकते हैं। क्या कोई भी पेटेंट टाइप की दवा है तो जब तक उसका पूरा फॉर्मूला और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर ऐड हुए हैं वो सारा कुछ लेबल ना हो, डिस्प्ले ना कर दिया जाए, और उनकी कितनी क्वांटिटी है और वो जो इंग्रेडिएंट है कितनी क्वांटिटी में है, जब तक उन सबको कंटेनर के ऊपर लेबल ना कर दिया जाए या किसी भी तरीके से उनको डिस्प्ले ना किया जाए, तब तक उन दवाओं को लाना अब इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है। या कोई भी ऐसी दवा है जिसके किसी भी बयान से, किसी भी तरीके से, या उसके साथ कोई डिवाइस है जो ये बता रही है किसी भी तरीके से, अगर वो दवा ये क्लेम करती है कि वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए है, बीमारी को क्या है कम कर सकती है, ठीक है, या कुछ ऐसा इफेक्ट रखती है जिसको क्या है प्रिस्क्राइब्ड किया जा सकता है, यानी उस दवा को किसी भी बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब्ड किया जा सकता है, तो ऐसी दवा को लेके आना बिना किसी लाइसेंस के या पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ला रहा है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, तो फिर ऐसी दवाओं को भी इंडिया के अंदर लेके आना सेल करने के लिए या किसी और दूसरे पर्पज से बड़ी क्वांटिटी के अंदर, तो उसको भी मना किया गया है। एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एन इंग्रेडिएंट विच मे बी अनसेफ और हार्मफुल फॉर यूज, ठीक है ना। और कोई भी कॉस्मेटिक है जो दवा है जो हार्मफुल हो सकती है, अनसेफ है, उसको भी नहीं लेके आना है। ऐसे क्या कहते हैं जो शेड्यूल, ऐसी दवाएं जो कि ये दावा करती हैं कि वो उन बीमारियों को ठीक करेंगी जो शेड्यूल जे के अंदर है, तो उनको भी लेके नहीं आना है, उनको भी प्रिवेंट किया गया है। ऐसे ही वो दवाएं जिनका मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना जिस कंट्री के अंदर उनको बनाया गया वहां पे खुद वो प्रोहिबिटेड है, तो फिर उन दवाओं को भी क्या है अपने इंडिया के अंदर, अपने कंट्री के अंदर लाना क्या है प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं वो दवाएं जिनको लेबल उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से बताया गया है, तो भी उनको भी नहीं लाना है। ये जो बायोलॉजिकल्स हैं या कोई भी दवा है जो एक्सपायर हो गई है तो उसको भी नहीं लेके आना है। ऐसे क्या कहते हैं कोई भी नई दवा है उसको भी इंडिया के अंदर नहीं लाना है। हाँ, ये कि उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पहले आप परमिशन लेंगे तब उसको लेके आएंगे। या कोई भी दवा है जिसका इंपोर्ट क्या है प्रोहिबिटेड है या कोई कॉस्मेटिक है तो उसको भी नहीं लेके आएंगे। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि ये सारी जो चीजें हैं ना वो उस कंडीशन में मना है कि जब उनको मतलब बेचने के लिए लाया जाए, ज्यादा क्वांटिटी में लाया जाए, ठीक है, या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लाया जाए तब। अगर कम क्वांटिटी में कोई लेके आता है, पर्सनल यूज के लिए लेके आता है या टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए छोटी क्वांटिटी में लेके आता है तो उसकी परमिशन है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया, किन दवाओं को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने से और सेल करने से मना किया गया है। तो कोई भी क्या है नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी यह कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो दवाएं हैं उनको नहीं आप बना सकते हैं, ना तो सेल कर सकते हैं। ऐसे मिस ब्रांडेड जो हैं या अडल्टरेटेड हैं या स्पूरियस हैं, ये दवा हो चाहे कॉस्मेटिक हो। ऐसे कहते हैं जो पेटेंट और प्रोप्राइटरी जो मेडिसिन हैं, जो दवाएं हैं जिनका फॉर्मूला क्या डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है ना, लेबल करने में या कंटेनर पे कहीं पे भी, तो उनको भी क्या है ना तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा ना सेल किया जाएगा। एनी ड्रग विच क्लेम टू प्रिवेंट, क्योर और डिक्रीज द डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, और कोई दवा ऐसी है जो ये क्लेम करती है के जरिए से ये दावा किया जा रहा है कि शेड्यूल जे की जो बीमारियां हैं, अब इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको क्या है वो प्रिवेंट कर देगी, होने नहीं देगी या उनको ठीक कर देगी, ठीक है। तो ऐसी दवाओं को भी क्या है प्रोहिबिट किया, ऐसी दवाओं को भी प्रोहिबिटेड किया गया है मैन्युफैक्चर करने से और सेल करने से। एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी अनसेफ और हार्मफुल इंग्रेडिएंट, ठीक, एनी कॉस्मेटिक और ड्रग विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, कोई भी दवा है या कोई भी कॉस्मेटिक है जिसको के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में बनाया गया है, यानी उसके अगेंस्ट जाके बनाया गया है, तो वो भी क्या है प्रोहिबिटेड है। एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच हैज बीन इंपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और रूल्स और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस, ये दवा जिसको क्या इंपोर्ट किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स है उसके कॉन्ट्रावेंशन में, उसके अगेंस्ट जाके
या जो लाइसेंस के लिए जो कंडीशंस हैं उसके अगेंस्ट जाके, यानी लाइसेंस नहीं लिया उसके लिए भी मैन्युफैक्चर करना इलीगल है, ऐसे सेल करना भी क्या है, इलीगल है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस का मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये है कि आप कोई दवा बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास खुद की प्रेमिसेस नहीं है, आपकी फैक्ट्री नहीं है आपकी, ठीक है ना, जहां पे आप दवा बना सकें, तो आप किसी दूसरे की प्रेमिसेस को यूज करते हैं, और तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कि मैं किसी दूसरे का क्या प्रीमिसेस लेके यूज कर रहा हूँ, उसकी पूरी कंडीशन है, उसके लिए पूरी कंडीशन, आप उससे सिग्नेचर वगैरह कराते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है, तो ठीक है ना, तो फिर उस आपको एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस को बोलते हैं लोन लाइसेंस। उसमें आप सारी दवाएं बना सकते हैं, सिर्फ वो दवाएं जो शेड्यूल एक्स के अंदर मेंशन्ड हैं वो दवाएं आप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, शेड्यूल एक्स वाली दवाएं आप नहीं बनाएंगे, बाकी सारी दवाएं आप लोन लाइसेंस लेके बना सकते हैं किसी दूसरे के प्रीमिसेस के अंदर। अगला क्वेश्चन है गिव एन ओवरव्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी। IAEC है, इसका एक ओवरव्यू देना है, एक छोटा सा नोट लिखना है इसके ऊपर। तो IAEC is a committee consist of a group of person recognized and registered by the CPCSEA। तो ये कमेटी है, यह एक ग्रुप है लोगों का जिनको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है CPCSEA के जरिए से, ठीक है। द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। एनिमल के ऊपर कोई क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना है, कोई टेस्ट करना है, तो उसके लिए जो कमेटी मतलब परमिशन देती है, कंट्रोल करती है, उन्हीं के जरिए से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उन लोगों की जो कमेटी है उसको बोलते हैं IAEC, इंटरनेशनल एनिमल इथिक्स कमेटी। अब इनके फंक्शन क्या है, ये जो कमेटी है इसका क्या फंक्शन है? इट गिव अप्रूवल फॉर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू एनिमल्स। तो कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि एनिमल से रिलेटेड है, तो पहले अभी रिसर्च करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो अप्रूवल कौन देता है? ये देते हैं, ठीक है, IAEC, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं, जो भी क्या कहते हैं इसका मेंबर है उसको ये राइट होता है कि वो जाके क्वेश्चन कर सके, डिसअप्रूव कर सकता, और क्या कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट है उसको डिसअप्रूव कर सकता है, यानी उसका अप्रूवल को क्या है विड्रॉल कर सकता है, उनको रोक सकता है कि नहीं आप ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं एनिमल्स पे, इसको रोकना पड़ेगा आपको, तो रोकना पड़ेगा, उनको इतना राइट होता है, ठीक है। यानी उनको लग रहा है कि एनिमल के ऊपर कुछ क्रुएल्टी हो रही है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है, तो वो रोक सकते हैं। एंड नॉट अप्रूव एनी रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन लार्ज एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये कैट्स है, ये हैट्स नहीं है, ठीक है, और क्या कहते हैं गॉड्स एटसेट्रा। तो जो बड़े जानवर हैं उनके ऊपर ये लोग अप्रूवल नहीं देते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के करने के लिए। ऐसे क्या है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है तो इसके लोग रहते हैं IAEC के, और वो क्या है उस पर पूरी नजर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, जब क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट होने से पहले भी जानवर को देखते हैं, और जब हो रहा हो तब भी देखते हैं, और उसके बाद भी। अब इसके बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस हैं, तो वो देखते हैं कि सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कहीं एनिमल्स के साथ में कोई क्रुएल्टी तो नहीं की जा रही, इनको सताया तो नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं द कमेटी इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से पहले देखते हैं कि जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है वो सब हैं कि नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड प्रपोजल टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन टू एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन एंड आफ्टर। लोग क्या करते हैं, ये रिसर्च बेस्ड कुछ प्रपोजल देते हैं, यानी मेथड्स बताते हैं कि कैसे अननेसेसरी पेन को, यानी ऐसा पेन जो नहीं होना चाहिए जिसको रोका जा सकता है, उसको कैसे रोका जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान में या उसके बाद। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी ये समझिए कि एक अथॉरिटी है जिसको किसी एक्ट के अंदर में बनाया गया है। तो इसको किस एक्ट के अंडर में बनाया जाता है, यानी ये समझिए कुछ लोगों का ग्रुप है जिनको किसी एक्ट के अंदर में बनाया, किसी एक्ट के प्रोविजन के अंडर में बनाया जाता है। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन प्रावधान है कि एक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा, ठीक है, तो वो बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं उसको यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, आप उसको PDF में देख लीजिएगा। अब इसका फंक्शन क्या है, कई बार पूछता है इसका फंक्शन क्या होता है। इट एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स, ठीक है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट।
ये जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि इन एक्ट को क्या है अप्लाई नहीं किया जा पा रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए एडवाइस देते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी कि आपको इस तरीके से काम करिए, इन चीज़ों को बंद करिए, इनको शुरू करिए, ठीक है ना। ये क्या करते हैं एडवाइस देते हैं, ठीक है ना। इनका नाम ही एडवाइजरी बोर्ड है, तो ये एडवाइस देने का काम करते हैं। दूसरा क्या है, इट मेक्स मॉडिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स इन द एक्ट बाय कंसल्टिंग दी बोर्ड। अब इनका जो पूरा बोर्ड है उनसे कंसल्टिंग करने के बाद, उन आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो ये एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो करते हैं, अमेंडमेंट करना है तो वो करते हैं, ठीक है। तो इनका ये मेन फंक्शन होता है, और भी कुछ फंक्शन है जो इनको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन ऑफ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का क्या फंक्शन है उसके बारे में बताना है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी किसी एक्ट के अंडर में बनाया गया। तो किसके अंडर में बनाया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसके अंडर में इसको भी क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन है, इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन मेकिंग यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट थ्रू आउट द इंडिया। इनका काम क्या होता है कि सबको देखते हैं, इन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है DTAB, ठीक है, इनको भी ये क्या करते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। और किस लिए एडवाइस देते हैं कि जो एक्ट है उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ में एडमिनिस्टर किया जा सके, यानी हर जगह उसको एकदम बराबर तरीके से लोगों से मनवाया जा सके, कैसे उसको किया जाए पूरे इंडिया के अंदर, के लिए एडवाइस देते हैं। ऐसे क्या, दिस कमेटी हैज पावर टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड इट मीट्स व्हेन रिक्वायर्ड। इन लोगों को जब जरूरत पड़ती है, इस कमेटी के लोगों को, तो आपस में मिलते हैं, बैठ के मीटिंग वगैरह करते हैं, और इनके पास पूरा पावर होता है कि जो भी प्रोसीजर वो करना चाहें वो रेगुलेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। A government analyst is a person who analyze the test and drugs and cosmetic samples sent by the drug inspector or other person। तो ये जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं इनका काम क्या होता है, एनालिसिस करने का काम होता है। जो भी ड्रग के सैंपल भेजे गए हैं, ठीक है, या कॉस्मेटिक के सैंपल भेजे गए हैं, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर ने भेजा हो या कोई और भेजा हो, ठीक है ना। ड्रग ऐसे क्या है, बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं, ड्रग लेबोरेटरीज जो गवर्नमेंट के अंडर में चलती हैं। तो इनके पास वो फिर क्या सैंपल भेजे जाते हैं कि ये इनकी क्वालिटी कैसी है, अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। तो उनको चेक करना, उन पे क्या एनालिसिस करना, और फिर उनके लिए रिपोर्ट तैयार करना, ये सारे इनके काम होते हैं। और भी गवर्नमेंट अगर कोई दूसरा काम देती है इनको तो वो सब ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उसका क्या फंक्शन होता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में यह भी बताया गया है कि एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी का भी गठन होगा, बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम क्या होता है, जैसे कि PCI है, ड्रग को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस देना है, तो ये भी काम होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी का। तो स्टेट लेवल पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तो उनको भी ये पावर दिया जाता है कि वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, सेल करने के लिए दवाओं को या कॉस्मेटिक को लाइसेंस दें या रोक लें, तो ये काम उनका होता है, ठीक है ना। इनका मेन लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मेन काम क्या है, लाइसेंस प्रोवाइड करना। अब इनके पास चॉइस होता है कि जिसको चाहेंगे लाइसेंस देते हैं, जिसको चाहते हैं रिफ्यूज कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि जिसको जैसे चाहें, बल्कि उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, जो कंडीशंस हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। अगर उनको सेटिस्फेक्शन होता है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी क्वालिफिकेशन जिनकी जरूरत है, जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उसको क्या है परमिशन दे देते हैं। देखते हैं कि पूरी नहीं हो रही है तो फिर क्या है रिफ्यूज कर देते हैं। ऐसे ही अगर किसी ने लाइसेंस ले रखा है, कोई लाइसेंसी है, ठीक है, उसको बोलते हैं जिसने लाइसेंस ले रखा है और वो कंडीशन वगैरह को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर अब इनके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि उसके लाइसेंस को क्या कैंसिल कर दें, डिसअप्रूव कर दें, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं, द डिसीजन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन बी चैलेंज इन कोर्ट। हाँ, अगर ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन्होंने कोई एक्शन लिया, कोई डिसीजन लिया जो आपको लगता है कि इन्होंने गलत तरीके से लिया है, तो आपको फिर ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाके उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनके डिसीजन को। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शन, क्वालिफिकेशन एंड पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से।
ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, तो ये जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर इसके लिए भी प्रावधान है कि ड्रग इंस्पेक्टर को भी मतलब मेंशन किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये कौन बनाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से तय करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी होती है, ठीक है। उसके बाद उनको तय किया जाता है कि ये लोग ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला क्या, इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीमिसेस। ये जो प्रीमिसेस है अगर वो सेल करने के लिए यानी फार्मेसी है तो वहां पे भी जाके वो क्या है मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वहां पे क्या चेक करेंगे, लाइसेंस देख सकते हैं, स्टोरेज कंडीशन देख सकते हैं, दवाओं की क्वालिटी देख सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं उन जगहों की, उन प्रीमिसेस की जहाँ पे दवा वगैरह को बनाया जा रहा है। तो वहां पे देखते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यानी ये समझिए कि सारे जो स्टैंडर्ड्स, रूल और रेगुलेशंस बताए गए हैं दवा बनाने के लिए वो सब फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने और दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और लाइसेंस वगैरह इनके पास है कि नहीं है, स्टोरेज कंडीशन है कि नहीं है, ये सारी चीजें जाके वो लोग चेक करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि देखते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अब इनका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो फार्मेसी में उन्होंने क्या है, डिग्री हो उनके पास, यानी समझिए बी फार्मा कर रखा हो, ऐसे क्या कहते हैं, और ऊपर अगर कर रखा है तो चलेगा, कम से कम क्या है डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, या तो फार्मास्यूटिकल साइंस जो है उसके अंदर उन्होंने क्या ग्रेजुएशन कर रखा हो, या मेडिसिन में कर रखा हो, और साथ में स्पेशलाइजेशन उन्होंने कर रखा हो फार्माकोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब इनके क्या पावर हैं, पावर के बारे में कई बार पूछता है। तो एक पावर क्या, इंस्पेक्शन, यानी ये जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फार्मेसी के अंदर घुस सकते हैं, उनको क्या है, फुल परमिशन है। तो भी दवा के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ये सारी चीजों के बारे में वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वहां पे जाके वो मतलब आपसे इनवॉइस भी मांग सकते हैं, आपने कितनी दवाएं बेची हैं, उनका रजिस्टर बनाया नहीं बनाया, ठीक है ना, सारी चीजें वो मांग सकते हैं आपसे। ऐसे क्या है, सीज एंड डिटेक्शन, अगर उनको लगता है कि कोई दवा क्या है घटिया क्वालिटी की है तो उस दवा को बंद भी कर सकते हैं कि आप इसको ये बनाना नहीं है, या कोई घटिया क्वालिटी की दवा बेच रहा है तो उसको मना कर देंगे कि अब ये दवा तुम नहीं बेचोगे, ठीक है। ऐसे क्या वो सैंपल वहां से ले सकते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। पास क्या होता है, रेगुलेटरी एक्शन भी होता है ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। तो जो उन्होंने क्या कहते हैं इंस्पेक्शन किया या इन्वेस्टिगेशन करवाया, सैंपल भेज के एनालिसिस करवाया, टेस्ट कराया, उसके बेसिस पे अगर उनको लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ी है तो फिर क्या है वो एक्शन भी ले सकते हैं, वो वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है। या तो फिर क्या है वो फाइन और पेनाल्टीज इंपोज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और क्या है वो जो लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ठीक है ना, उस लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं। या तो फिर ये ऑर्डर दे सकते हैं कि ये जितनी दवाएं इस क्वालिटी तुमने बनाई है जो भेज रखा मार्केट में उन सबको रिकॉल करो, विड्रॉल करो, यानी वापस मंगाओ, इनको बेचना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे उनके पास पावर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है जो 1985 के अंदर आया है अमेंडमेंट होने के बाद, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑफेंसेस और पेनाल्टीज क्या हैं उसको मेंशन करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स। पहले से क्या है एक मतलब एक्ट बना हुआ था इसमें, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, तो उसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तो उसलिए इस एक्ट को लाया गया। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो काम है, जो भी मतलब जिस तरीके के भी काम है, चाहे मैन्युफैक्चर करना, बनाना, स्टोर करना, पजेस करना, अपने पास उसको बेचना, ये सारे जो काम है उनको कंट्रोल करना और प्रोहिबिट करना, ये असल इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। अब इसके जरिए से, इस एक्ट के जरिए से उन्होंने क्या बहुत सारे प्रोविजंस लगाए, बहुत तगड़े तगड़े कानून बनाए कि अगर कोई भी मतलब गलत तरीके से काम करता है जो कि मतलब इनसे रिलेटेड है एनडीपीएस से, तो उसको तगड़ी सजाएं दी जा सकती हैं, ठीक है ना। और फिर उसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम चलाया। अगर क्या उनको लाइसेंसिंग सिस्टम चलाया कि कल्टीवेशन तक के लिए अगर कोई उनको उगाना चाहता है, जैसे कैनाबीज प्लांट है, ओपीएम है, कोई उनको उगाना चाहता है, उनका कल्टीवेशन करना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, कुछ भी करना चाहता है तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो जानते होंगे कि नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ये वो दवाएं होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं और इनको यूज करने वाला बहुत जल्दी इनका एडिक्शन हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं ना ड्रग ले रहा है, तो वो इन्हीं दवाओं को लेते हैं वो, ठीक। और ये जो दवाएं होती है हमारे नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती हैं। अब इनके क्या पेनाल्टीज क्या हैं,
और क्या कहते हैं अब इनके क्या ऑफेंसेस क्या है और पेनाल्टीज क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है बहुत टेढ़ा। हालांकि ऐसा पूछना नहीं चाहिए, कहाँ तक कोई याद करेगा। हाँ, कोई स्पेसिफिक करके पूछता है कि इस कंडीशन में क्या सजा होगी तो समझ में आता है, लेकिन सीधे ऐसे पूछता है कि राइट द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो ये जो है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एक बार। अगर आप सारे नहीं याद कर पा रहे हैं तो 2-3 जो मेन है उसको याद कर लीजिए। तो कोई भी ना इस एक्ट के अगेंस्ट जाके काम करता है तो उसको 10 से 20 साल की क्या है सजा हो सकती है, जेल की, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। और साथ में या तो फिर उसको क्या है 1 से 2 लाख की क्या है जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है या उससे भी ज्यादा। अब ये कुछ कंडीशंस हैं ये जो मतलब जिनमें ये आपको ये जुर्माना वगैरह देना पड़ेगा। तो वो क्या है, जैसे कि इंपोर्ट कोई क्या कहते हैं, जैसे कि इलीगल तरीके से कोई इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो दवाएं हैं एनडीपीएस, ठीक, या तो फिर क्या है वो अब खुद तो नहीं कर रहा लेकिन दूसरों को परमिशन दे रहा है कि हमारे प्रीमिसेस को, हमारे व्हीकल्स को आप यूज करके ये सारे काम करो, ऑफेंस करो, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं जिनको मतलब कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ पैसे चुरा रहे हैं या पूरा मतलब स्टेटमेंट दिखा नहीं रहे कितना हमने बनाया, कितना हमने कल्टीवेट किया। मान लीजिए 10 क्विंटल उन्होंने उसको क्या कल्टीवेट किया और दिखा रहे कि हमने सिर्फ 5 ही क्विंटल किया। अब उनको जो ये बेचते हैं तो उसका भी पूरा सिस्टम होता है, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, कालाबाजारी कर दिया, तो वहां से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कोई भी वो अगर गड़बड़ी करते हैं, एम्बेजलमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी सजा है, ठीक है। तो ऐसे ये 2-3 इसमें से और याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब काफी देर हो चुकी है, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको मैं 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 10 क्वेश्चन को बाद में अपलोड करूंगा, तब तक आप इनकी तैयारी करिए। और भी इसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो पूरा सिलेबस आप पढ़ने की कोशिश करिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।